हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए, सीरीज आपका ये मॉक टेस्ट रहा, ठीक है। यानी कि इस बार जो पीएचडी पैट का एग्जाम हो रहा है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये एमसीक्यू रहेगा क्वेश्चन, ठीक। यानी कि अभी जो आपका एलएनएमयू का पीएचडी पैट होगा और आपका एक्यू, ठीक है। एक्यू का भी हो रहा है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का पैट या किसी भी यूनिवर्सिटी का पैट का एग्जाम हो, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये एमसीक्यू है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे ही, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे ही बनाया गया एमसीक्यू है, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जो चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लेलिस्ट में जाएंगे। जो नए स्टूडेंट इसमें जुड़ रहे हैं, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। आप वहां जा करके देख सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको वहां पे दिख जाएंगे। चलिए, और मतलब कि आपका मॉक टेस्ट रहा, और आपका जो एग्जाम है इस बार 31 तारीख को हो रहा है, ठीक है। 31 जनवरी को एग्जाम हो रहा है, और एक का फरवरी में 5 फरवरी को एग्जाम डेट आया हुआ है। तो ये आप तैयारी कीजिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है, टीचिंग इज कंसीडर्ड ए पर्सफुल एक्टिविटी बिकॉज, मतलब कि शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण गतिविधि इसलिए माना जाता है, मतलब शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण गतिविधि क्यों माना जाता है, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। तो इट इज लिमिटेड टू गिविंग इंफॉर्मेशन, भाई अगर यह केवल सूचना देने तक सीमित है, क्या टीचिंग सिर्फ सूचना दिया जाता है? जी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि टीचिंग से सिर्फ सूचना मिलता है, ये तो कभी होगा नहीं। ऑप्शन क्यों नहीं होगा, आप खुद सोच सकते हैं। और क्या है, इट एम्स एट बिहेवियर चेंज इन लर्नर्स, लर्नर का जो बिहेवियर चेंज होता है वही जो है आपका टीचिंग का जो है मेन यहाँ पर उद्देश्य है। यानी कि इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, यानी कि जो शिक्षार्थी है, स्टूडेंट्स है, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना ही टीचिंग का जो है मेन उद्देश्य है, मेन एक्टिविटी होना चाहिए, ठीक है। इट कन्फाइन द सिलेबस कंपटीशन, यह केवल पाठ्यक्रम पूरा करने तक सीमित नहीं। पाठ्यक्रम पूरा कर दिए तो क्या हुआ, अब टीचिंग पर्सफुल हो जाएगा, टीचिंग उद्देश्यपूर्ण होगा? कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इट इज एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, सिर्फ एग्जाम के लिए तैयारी करवा दिए तो आप वो टीचिंग पर्सफुल नहीं होता है, ठीक है। चलिए, क्यों नहीं होता है इस बात को देख लिया जाए। तो टीचिंग इज डिफाइंड एज प्लान, टीचिंग एक प्लान होता है, ठीक है। पहले प्री प्लान करना होता है कि क्या क्या पढ़ाना है। अगर आपके पास नॉलेज, टीचर के पास नॉलेज आता है क्या, तो उस चीज को प्लान करना होता है कि बच्चे को क्या क्या पढ़ाना है। सिस्टमेटिक होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं से पॉइंट उठा लिए। एंड गोल और ये डायरेक्टेड प्रोसेस, यानी कि क्या मतलब गोल है उसको लेके ही पढ़ना चाहिए। एम ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस इन द लर्नर्स कॉग्निटिव नॉलेज, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि कॉग्निटिव नॉलेज क्या होता है। देखिए, जो पीजी में अभी स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, जो पीजी कर रहे होते हैं, जिनको पीएचडी करना है, तो ये स्टडी जो होता है स्टूडेंट को खुद से करना होता है, ठीक है। ये टीचर डिपेंडेंट नहीं होता है, ये होता है स्टूडेंट डिपेंडेंट लर्नर, ठीक। आप खुद उस चीज को सोचते हो, खुद करते हो, यानी कि अफेक्टिव एटीट्यूड हुआ एंड साइकोमोटर स्किल्स डोमेन्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी, teaching is not mere transmission of facts but intentional activity designed to modify behavior, यानी कि टीचिंग का जो होता है मेन उद्देश्य क्या होता है, बिहेवियर को चेंज करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि टीचिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है, तो भाई टीचिंग का जो मेन उद्देश्य होता है ना, ये बिहेवियर को चेंज किया जाता है, यही टीचिंग का मेन उद्देश्य होता है। ना कि अच्छा मार्क्स मिले, ना कि जॉब मिले। टीचिंग का मेन उद्देश्य जो होता है मॉडिफाई, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप बिहेवियर ही चूज करेंगे, ठीक। यानी कि शिक्षण एक नियोजित प्रक्रिया है, व्यवस्थित है, लक्ष्य एवं उन्मुख प्रक्रिया है, ठीक है। जिसका उद्देश्य क्या होता है, तो शिक्षार्थियों की ज्ञान, संज्ञानात्मक, दृष्टिकोण, भावनात्मक और कौशल, मनोदैहिक में परिवर्तन लाना होता है। पूरे परिवर्तन, पूरे चेंज स्टूडेंट में लाना होता है। यह केवल सूचना देना नहीं, बल्कि व्यवहार परिवर्तन की सुनियोजित प्रक्रिया है, यानी कि व्यवहार परिवर्तन ही का एक प्रक्रिया है। वही जो होता है आपका अच्छा टीचिंग होता है, गुड टीचिंग कह लीजिए, इसका उद्देश्य यही होता है, ठीक। यानी कि देखिए, इसमें कुछ दो जो है बताए हैं कि एजुकेशनल थिंकर्स, जो एजुकेशनल थिंकर है, जैसे बी.एफ. स्किनर सर और वर्नर सर बोले हैं कि एम्फेसाइजिंग दैट लर्निंग आउटकम मस्ट बी ऑब्जर्वेबल इन बिहेवियर। आप बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे, ये पहले बताया
बता चुके हैं हमारे बीएफ स्किनर और बर्नर सर कि हेंस टीचिंग इज मस्ट बी पर्सफुल। यदि बिहेवियर में चेंज लाते हैं टीचिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज नहीं आता है तो टीचिंग कोई काम का नहीं रहता है, अकॉर्डिंग टू बीएफ स्किनर और बर्नर। यानी कि बीएफ स्किनर और बर्नर के अनुसार क्या बताया गया है कि अधिगम का वास्तविक प्रमाण व्यवहार में परिवर्तन से मिलता है। अगर व्यवहार में परिवर्तन होता है तो यह वास्तविक चेंज है, ठीक है। इसलिए शिक्षण सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। वैसे टीचिंग क्या होता है आपका उद्देश्यपूर्ण होता है, कुछ न कुछ उसमें उद्देश्य होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 क्या है आपका, इसमें एक चीज बता दें कि पूरा एक्सप्लेन मिलेगा, ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको इस वीडियो में। और आपका ये प्रीवियस ईयर बेस के आधार पर ही क्वेश्चन डिजाइन किया गया है और आपका ये एग्जाम तक चलता ही रहेगा सेशन। जो नेट के हैं नेट वाले कभी यहाँ क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों मिला के ही आपको मॉक टेस्ट डिजाइन किया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यानी कि पीएचडी पैट के लिए भी। चलिए क्या है, ए टीचर हु इनकरेज लर्नर्स to discover principles by themselves is following which teaching approach। मतलब क्या है कि जो शिक्षक विद्यार्थियों को स्वयं सिद्धांत खोजने के लिए प्रेरित करता है, आपको खुद ही रिसर्च करना है, खुद ही रिसर्च करना है, तो इसके लिए क्या होगा, वह किस शिक्षण उपागम का अनुसरण कर रहा है। जब आपको सिद्धांत स्वयं ही खोजना होगा तो आप क्या मतलब करेंगे, किस टाइप का टीचिंग होगा, क्या अप्रोच होगा, तो उसका जो होता है बिहेवियरिस्ट जी नहीं, व्यवहारवादी हाँ थोड़ी होगा, नहीं होगा। हाँ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यानी रचनावादी उपागम होगा, क्योंकि आप उस सिद्धांत को खुद खोज रहे हैं और आपको टीचर से उसमें प्रेरित करा के खोजना है, तो अब क्या होगा आपका यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग होगा, अप्रोच होगा, ठीक है। अब क्यों होगा इस चीज को देख लेते हैं। देखिए द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या होता है, इज बेस्ड ऑन द आइडिया पे होता है दैट नॉलेज इज नॉट ट्रांसमिटेड बट कंस्ट्रक्टेड। नॉलेज ट्रांसमिट नहीं होता, क्या होता है यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड होता है जी, कंस्ट्रक्टेड होता है बाय द लर्नर थ्रू द इंटरेक्शन। लर्नर खुद उसमें इंटरेक्ट करता है, ठीक है, खुद इंटरेक्ट करके, यानी कि टीचर्स यहाँ क्या हो जाते हैं, टीचर पैसिव रहते हैं, ठीक है, टीचर पैसिव रहते हैं, यानी कि सिर्फ यहाँ गाइड बोल सकते हैं, गाइड करते हैं, ठीक है, टीचर गाइड करते हैं। टीचर यहाँ क्या करते हैं, आपको गाइड करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पूरा अपना काम करता है, जैसे रिसर्च हो गया, पीजी भी प्रोजेक्ट बनाना होता है तो खुद करते हैं विथ इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जीन पेगेट सर भी ये बात बोल चुके हैं कि पेगेट एंड लेव बेगस्की भी बोले हैं कि लर्निंग अकर्स व्हेन द स्टूडेंट्स एक्टिवली एंगेज इन मीनिंग मेकिंग रेदर देन पैसिवली रिसीविंग इंफॉर्मेशन। अगर स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव रहेगा तो ज्यादा बातें को ग्रास्प करेगा, ज्यादा सीखेगा। यदि एक्टिव नहीं, लेक्चर मेथड क्या होता है आपका, जो यहाँ पर अगर लेक्चर मेथड की बात करेंगे तो इसमें स्टूडेंट पैसिव होता है। टीचर सिर्फ आके लेक्चर दे के निकल गए, अब स्टूडेंट को समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये क्या मतलब है, यहाँ पर स्टूडेंट तो पैसिव होता है। और उसी चीज को कुछ चीज करवा करके बच्चे को, मान लीजिए वो प्रोजेक्ट करवा करके या कोई एक्टिविटीज करवा करके बताया जाता है, तो क्या होता है वहाँ पे बहुत ही अच्छा से कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। अगर स्टूडेंट एक्टिव मोड में होता है तो बहुत क्लियर होता है, जो कि इसको इस बात को सर्टिफाइड जीन पेगेट और लेव बेगस्की पहले कर चुके हैं, ठीक। वो आपका कंटिन्यूअस टीचिंग होता है, यानी कि रचनावादी उपागम के अनुसार ज्ञान जो होता है शिक्षक द्वारा सीधे नहीं दिया जाता है, यानी कि सिर्फ गाइड करते हैं। क्या करते हैं टीचर, आपको गाइड का काम करते हैं, सिर्फ गाइड करते हैं, ठीक है। बल्कि शिक्षार्थी अपनी अनुभव और सामाजिक अंतःक्रिया और चिंतन के माध्यम से, जो आपके अंदर बातें हैं, जो अनुभव है, जो आपका चिंतन है, उसके माध्यम से स्वयं उस चीज को क्या है, स्वयं उसका निर्माण करता है। ये बात जीन पेगेट ने संज्ञानात्मक निर्माण पर जोर और बेगस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया सोशल कॉन्समिशन पर बल दिया था, ठीक है। इस अप्रोच में जो होता है आपका, इन दिस अप्रोच द रोल ऑफ टीचर शिफ्ट फ्रॉम नॉलेज ट्रांसमीटर टू फैसिलिटेटर, यानी कि टीचर का रोल क्या होता है, सिर्फ फैसिलिटेटर का होता है। सब वर्क किसको करना होता है, स्टूडेंट को करना हो। टीचर सिर्फ क्या होते हैं, फैसिलिटेटर होते हैं, ठीक है। हाँ, टीचर का रोल क्या होता है, फैसिलिटेटर का होता है। द टीचर क्रिएट सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स एंड लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे, और उसके बाद वेयर द स्टूडेंट एक्सप्लोर, उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, हाइपोथेसाइज एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स बताएंगे, ठीक है। इसमें शिक्षक
की भूमिका सूचनादाता से मार्गदर्शक फैसिलिटेटर की हो जाती है। वह समस्यात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करता है ताकि छात्र खोज करे, उस चीज को खोज करे, बतावे, विश्लेषण और आत्मनिर्माण कर सके। ठीक है, यानी कि ओवरऑल इस टीचिंग में क्या होता है, टीचर एक फैसिलिटेटर होता है, ठीक है, और स्टूडेंट उस चीज को करता है। यानी कि स्टूडेंट क्या होता है, एक्टिव मोड में होता है और खुद उसको सब कुछ करना होता है। ये आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। Which level of teaching aims at developing higher order thinking? ठीक है, मतलब जब टीचिंग का लेवल हायर ऑर्डर में जाता है, क्या कर रहा है पर हायर ऑर्डर थिंकिंग, ठीक है, सच एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन। ये जब इस प्रोसेस में टीचिंग आता है तो वो किस टीचिंग का पार्ट है, ये यहाँ पूछा जा रहा है आपको। ठीक, यानी कि कौन सा शिक्षण स्तर विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन जैसे उच्च स्तरीय चिंतन के विकास पर बल देता है। ठीक है, उच्च स्तरीय का बल देता है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। ठीक है, अब बात करेंगे मेमोरी लेवल टीचिंग क्या होता है। इसमें देखिए सिर्फ फैक्ट को याद करना होता है, जो फैक्ट दिया हुआ है। मान लीजिए अगर बच्चे को पढ़ाना है तो क्या है, उसको टेबल रटा देना है, एबीसीडी, तो ये सब क्या होता है आपका एज ए जो फैक्ट है उसको उसमें क्यों कैसे क्या होगा उसको पता नहीं होता है, सिर्फ फैक्ट को रटाना हो तो आपका हो जाता है ये मेमोरी लेवल टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग क्या होता है, इसमें थोड़ा सा अंडर मतलब कि समझदारी आता है। जब 10th 11th 12th में बच्चा जाता है तो 9th 10th में तो जानना चाहता है कि भाई ऐसा हुआ क्यों है। ठीक है, ऐसा हुआ क्यों है, तो आपका हो जाता है ये अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग हो जाता है। इंफॉर्मेटिव लेवल, इसको सूचना स्तर कहा रही है अभी, आपका ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग होगा। ठीक है, और टीचिंग का 3 ही पार्ट है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक, जो यहाँ पर क्या है, द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। सबसे हाईएस्ट अगर पूछेगा आपको तो क्या होगा, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग होगा। ठीक है, इन द hierarchy of teaching levels proposed by educational psychologist Hunt and others, Hunt सर भी इसको propose करे कि this level focuses on the developing higher order mental abilities। जो ये mental abilities होता है higher order, ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, एक्चुअली एनालिसिस होता है, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, क्रिटिकल थिंकिंग भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये सब आपका किसका पार्ट है, ये आपका क्रिटिकल यानी कि ये जो है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग का है। किसका है, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग का जो है ये फोकस होता है उस पर। क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी यहीं पे किया जाता है और डिसीजन मेकिंग, निर्णय लिया जाता है। ठीक है, ये आपका स्टेप्स रहा रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग का। अब आते हैं कि प्रावर्तक स्तर का शिक्षण वह स्तर है जहाँ विद्यार्थी शिक्षार्थी केवल तथ्य याद नहीं करता, यहाँ सिर्फ याद नहीं करना है, बातें को समझना है, क्यों कैसे क्यों हुआ, क्यों हो रहा है ऐसा, न ही केवल अर्थ समझता है बल्कि तर्क करता है। आखिर डाटा ये आया तो क्यों आया, कैसे आया, तुलना करता है, निष्कर्ष निकालता है और अपने विचारों का मूल्यांकन करता है। यही आपका रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग होता है जी। अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार भी दिस लेवल कॉरस्पॉन्ड टू द टॉप कैटेगरीज ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन और क्रिएशन। ठीक है, ब्लूम वर्गीकरण में यह स्तर उच्च कोटि का संज्ञानात्मक क्रियाओं से संबंधित है। ठीक, अब आते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 क्या है, which of the following is the most essential quality, क्या है, essential quality of an effective teacher in the teaching learning process। ठीक, मतलब कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक प्रभावी शिक्षक की सबसे आवश्यक विशेषता कौन सी है। यानी कि प्रभावी, इसमें ऑलरेडी कहा जा रहा है क्वेश्चंस क्या कि प्रभावी शिक्षक की, जो प्रभावी शिक्षक होते हैं सबसे बड़ा आवश्यकता क्या होता है ये बताना है। ठीक है, तो एम्पैथी टुवर्ड्स द लर्नर्स, शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति रखना ही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति रखना एक विशेषता होता है प्रभावी शिक्षक का। कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट मास्टरी ये भी नहीं है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अगर कठोर अनुशासन बनाकर रखेंगे तो ऐसा भी नहीं है, एम्पैथी इज मोस्ट थिंग्स। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है, एन इफेक्टिव टीचर इज नॉट ओनली ए ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, सिर्फ आप
नॉलेज बच्चे को दे दे वो इफेक्टिव टीचर नहीं होता है, बट इज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग एंड गाइड ऑफ ए ह्यूमन डेवलपमेंट। अब उसका कैसे व्यक्ति का निर्माण कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है टीचिंग का। एमंग ऑल क्वालिटीज एम्पैथी, सहानुभूति, जो आपका सहानुभूति है, द कोर बिकॉज इट्स इनाबल द टीचर्स टू, यानी कि अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंस करना आना चाहिए। रिकॉग्नाइज द इमोशनल और कॉग्निटिव नीड्स, जो जरूरत होता है एक मतलब कि गुड प्रभावी शिक्षक के लिए, ठीक है। क्रिएट ए सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि मोटिवेट स्लो एंड डिसएडवांटेज लर्नर्स। एक प्रभावी शिक्षक केवल विषय विशेषज्ञ नहीं होता, सिर्फ विषय विशेषज्ञ ही नहीं होता, नॉलेज पूरा है, बल्कि वह मानव विकास का मार्गदर्शक भी होता है, ठीक है। सहानुभूति का अर्थ क्या है? शिक्षार्थियों की स्थिति को उसके दृष्टिकोण से समझना। बच्चा किस स्थिति में पढ़ सकता है, समझ सकता है। किसी को आप हायर ऑर्डर से पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको पढ़ाने का तरीका चेंज कीजिए, ठीक है। यही होता सहानुभूति होता है, ठीक। यह गुण शिक्षक को यह समझने में मदद करता है कि कोई विद्यार्थी क्यों नहीं सीख पा रहा, विद्यार्थी क्यों नहीं सीख पा रहा, किस तरह से विद्यार्थी सीख पाएगा बातें को। आप अपना सिस्टम चेंज करिए ताकि बच्चे को वो बात पूरा क्लियर हो सके जो आप पढ़ा रहे हैं। आपके पास नॉलेज बहुत है लेकिन बच्चे को डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हैं तो नॉलेज कोई काम का नहीं है। यही जो होता है आपका एक दृष्टिकोण होता है, ठीक है। उसकी कठिनाई क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है और उसे आप किस तरह से पढ़ा सकते हैं, यही जो होता है एक अच्छा शिक्षक का जो है प्रभावी शिक्षक का रूप होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्नर सेंटर टीचिंग। अब देखिए यहाँ बात कर रहा है कि लर्नर टीचर सेंटर्ड का मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य क्या है बताइए। तो इसका जो होगा आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन। आपका देखिए लर्नर सेंटर जहां भी आएगा ये कीवर्ड समझ लीजिए, और एक्टिव यानी कि लर्नर सेंटर क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन में होता है। अगर आप पढ़ रहे हैं खुद से तो आप एक्टिव है, अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो आप उसमें पैसिव में है। जैसे मान लीजिए अगर आप क्वेश्चन से पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन से पढ़ते हैं तो आप ऑलरेडी एक्टिव मोड में है, यहाँ भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर कोई सिर्फ थ्योरी पढ़ा के निकल जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, आप वहां पर पैसिव है। आपको क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करना, थ्योरी को अप्लाई क्वेश्चन में कैसे करना पहले जानना पड़ेगा। तो क्वेश्चन से अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपका पास जो भी नॉलेज है वो डिलीवर हो रहा है, आप उसको गेन भी कर रहे हैं, तो ये एक्टिव भी लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्नर सेंटर जो होता है हमेशा एक्टिव ही होता है। पार्टिसिपेशन एंड ऑटोनोमी ऑफ लर्नर्स, लर्नर खुद उसको स्टडी करता है। शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता एवं स्वायत्ता होती है, यानी कि आपका क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है, ठीक। चलिए क्यों होता है लर्नर सेंटर जो होता है, टीचिंग इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी दैट द लर्नर्स इज द focal point of the entire teaching पर focus लर्निंग प्रोसेस होता है। द गोल इज नॉट मेक स्टूडेंट्स पैसिव रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि यहाँ स्टूडेंट क्या होता है, पैसिव नहीं होकर के आपका बट एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, एक्टिव मोड में होता है, ठीक है। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण का मूल सिद्धांत यह है कि पूरा शिक्षण अधिगम तंत्र विद्यार्थी के चारों ओर घूमता है। मतलब जितना भी शिक्षण का अधिगम तंत्र है सब विद्यार्थी की ओर घूमता है, ना कि शिक्षक के। शिक्षक इसमें सिर्फ फैसिलिटेटर होते हैं, वो कुछ नहीं करते, सिर्फ गाइड के काम करते हैं। इसमें विद्यार्थी केवल सुनने वाला नहीं, सिर्फ सुनना ही नहीं है बल्कि सोचने प्रश्न करने और खोज भी करना है, खोज करने और निर्णय लेने वाला सक्रिय सहभागी होता है, ठीक है। यानी कि सक्रिय सहभागी होता है, एक्टिव मूड में होता है, ये आपका बहुत ही लर्नर सेंटर्ड होता है, ठीक है। इसमें कुछ साइंटिस्ट जो बताए हैं, अकॉर्डिंग टू जॉन डिवेसर और ये कंट्रविस्ट थ्योरीज दिए कि एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि देखिए करके सीखना। आज जो चीज आप खुद से पढ़ते हैं अगर करके सीख रहे हैं तो क्या ज्यादा आप नॉलेज ग्रैप्स करते हैं, ठीक है। ये जॉन डिवेसर भी बोल रहे हैं, आप खुद से जब कोई बुक पढ़ेंगे आपको तो नॉलेज ज्यादा क्रिएट होता है।
जॉन डीवे के अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जिसे विद्यार्थी अनुभव के माध्यम से सीखता है, जिसे आप अनुभव खुद से अनुभव करके सीखते हैं, न केवल व्याख्यान सुनकर। सिर्फ आप लेक्चर सुनते जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चला कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो क्या मतलब भाई, जब पता ही नहीं चल रहा क्वेश्चन कहाँ से आएगा तो पढ़ने का मतलब नहीं निकलता है। इसलिए जब अनुभव करते हैं, खुद क्वेश्चन लगाते हैं, तो इससे आपका अनुभव क्लियर होता है। वही जो है पढ़ाने का एक सही तरीका होता है, और खुद से करने के बाद आपके अंदर टैलेंट डेवलप होता है कि क्वेश्चन को आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या है? ब्लूम टैक्सोनॉमी क्लासिफाइड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इनटू व्हिच मेजर डोमेन, यानी कि ब्लूम की वर्गीकरण जो प्रणाली शैक्षिक उद्देश्यों को किन प्रमुख क्षेत्रों में बांटती है, ये बताना है। ठीक है, ब्लूम का तो ये जो होगा आपका टीचिंग लर्निंग एवोल्यूशन, जी नहीं, टीचिंग लर्निंग ब्लूम का नहीं होता है। थ्योरी प्रैक्टिस एवोल्यूशन ये भी नहीं होता है, यानी कि नॉलेज स्किल ये भी नहीं होता है। जो ब्लूम सर का है आपका कॉग्निटिव, ठीक है, आप याद रखेंगे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है। संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोदैहिक जो होता है, ये आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी का ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी कब आया। 1956 में। इज हायरार्किकल क्लासिफिकेशंस ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब हाउ लर्निंग आउटकम का उन्होंने डिस्क्राइब किए ब्लूम सर। ठीक है, तो ये क्या किए, सबसे पहला क्या है, कॉग्निटिव डोमेन इन्होंने दिया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, तो डील्स विद द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज लाइक नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि दिया जाता है, थ्योरी क्वेश्चन करते हैं, उसमें नॉलेज डेवलप होता है। एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, ये जो होता है आपका कॉग्निटिव डोमेन का प्रोसेस है। ठीक है, क्वेश्चंस आता है तो सबसे पहले नॉलेज देखा जाता है, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, यह ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित है, जो कि कॉग्निटिव होता है। अफेक्टिव डोमेन क्या है, अफेक्टिव डोमेन जो होता है क्या होता है, तो रिलेटेड टू एटीट्यूड, जो एटीट्यूड होता है ना, वो आपका किसमें आता है, अफेक्टिव डोमेन में आता है। वैल्यूज, इंटरेस्ट और इमोशंस, ठीक है, इमोशंस भी आपका जो होता है अफेक्टिव डोमेन का पार्ट है। यह भावनाओं, अभिवृत्तियों, मूल्यों और रुचियों के विकास से जुड़ा होता है। ठीक, क्या होता है आपका साइकोमोटर क्या है, ठीक है, तो ये कंसर्न विथ फिजिकल स्किल्स, जो फिजिकल स्किल्स होता है आपका मनोदैहिक वही हो गया साइकोमोटर डोमेन। एंड मोटर कोऑर्डिनेशन, यह शारीरिक कौशल, क्रियात्मक दक्षता और समन्वय से संबंधित है। यानी कि ब्लूम सर का जो है, ब्लूम और उनके सहकर्मियों का मानना था कि समग्र शिक्षा केवल ज्ञान तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसमें भावनात्मक और क्रियात्मक विकास भी उतना ही आवश्यक है। सिर्फ ज्ञान से नहीं, बल्कि भावनात्मक और क्रियात्मक विकास भी जरूरी है सही शिक्षा के लिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या है, विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी अमंग लर्नर्स, यानी कि किस टीचिंग में आपका होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये बताना है। विद्यार्थियों में समस्या समाधान एवं आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करने के लिए कौन सी शिक्षण प्रभावी है, वो बताना है। तो ये आपका हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है, लेक्चर मेथड में क्या होता है, इसमें स्टूडेंट पैसिव होता है। क्या होता है, पैसिव होता है, सिर्फ टीचर लेक्चर देते हैं, इसलिए नहीं होगा। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी प्रदर्शन विधि होता है, दिखा करके। ये भी डिक्टेशन विधि में क्या होता है, सूती लेखन, बातचीत करके, पूछताछ करके। चलिए आते हैं नेक्स्ट, क्यों होगा ऐसा। तथा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो होता है इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स दैट लर्निंग बिकम मीनिंगफुल। लर्निंग क्या होता है, पर मीनिंगफुल होता है, जो बातें होती है। व्हेन द लर्नर इज प्लेस्ड प्रॉब्लम को समस्या को वहाँ पर देखा जाता है, ठीक है, एंड इज इनकरेज टू थिंक, वहाँ पर सोचना है कैसे उसको समस्या को समाधान करना है। फिर एनालाइज एंड हाइपोथेसाइज द अराइव एट सॉल्यूशन, यानी कि समस्या समाधान
विधि का मूल सिद्धांत यह है कि जब शिक्षार्थी को किसी वास्तविक या कृत्रिम समस्या की स्थिति में रखा जाता है तो उसे स्वयं समाधान खुद से समाधान करना है, स्वयं समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है, तब उसका अधिगम गहन एवं अस्थायी बनता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू जॉन डिवे, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग थ्योरी जो होता है, एजुकेशन शुड ट्रेन लर्नर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, डाटा कलेक्ट करना, फ्रॉम हाइपोथेसिस टेस्ट देम एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स। ठीक है। जॉन डिवे भी इसमें बोले हैं कि अनुसार शिक्षक का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक एवं चिंतनशील दृष्टिकोण विकसित करना है। वैज्ञानिक और चिंतनशील दोनों दृष्टिकोण विकसित करना है विद्यार्थी में, यही क्या आपका होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है। ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज मेनली कंसर्न विथ, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है मुख्यतः किससे संबंधित है, तो ये जो होता है सर्टिफिकेशन ऑफ लर्नर्स जी नहीं, ग्रेडिंग रैंकिंग मिल जाए तो फॉर्मेटिव नहीं होता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो सुधार होता है वही आपका, यानी कि जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं और बीच बीच में जब क्वेश्चन करते रहते हैं वही आपका क्या होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। ठीक है। यानी कि देखा जाए कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इस टाइप ऑफ कंटिन्यूअस एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट, इसे फॉर्मेटिव को क्या हम बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस है, बीच बीच में क्वेश्चन करना, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से बीच बीच में पढ़ाना, क्वेश्चन करना, बच्चे को पूछना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही आपका फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक हो जाता है। ठीक है। विच इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू प्रोवाइड फीडबैक, इसमें आपको फीडबैक भी मिलेगा फॉर इम्प्रूवमेंट। इट्स मेन पर्पस इज नॉट जज बट गाइड द मोटिविटी, यानी कि क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा उस चीज को सुधार करना। रचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो अधिगम की प्रक्रिया के बीच बीच में किया जाता है, यानी कि बीच बीच में पढ़ा रहे हैं कर रहे हैं, ताकि यह पता चल सके कि विद्यार्थी कहाँ कठिनाई महसूस कर रहा है और शिक्षण में क्या सुधार किया जाए, इस चीज को देखा जाता है आपका किसमें, जो है फॉर्मेटिव लेवल टीचिंग में। ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू बेंजामिन ब्लूम, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस हेल्प इन द आइडेंटिफाइंग लर्नर गैप्स, लर्नर का गैप क्या है उसको देखा जाता है, प्रोवाइडिंग द रिमीडियल टीचिंग, इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, क्या इम्प्रूव हो सकता है, और इनहांसिंग द लर्नर मोटिवेशन, ये चारों पॉइंट जो होता है बेंजामिन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पॉइंट है। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर क्लासरूम इंटरेक्शन एंड मीनिंगफुल लर्निंग, मतलब कि कक्षा में अंतःक्रिया एवं सार्थक अधिगम के लिए कौन सा संप्रेषण प्रभावी है कक्षा में। तो देखिए जब टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, जब दो तरफ से बात होती है तो वो क्या होता है, आपका पूरा जो इफेक्टिव होता है और कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक। चलिए यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन जो होता है इन्वॉल्व होता है इसमें इंटरेक्शन। अब बात करते हैं, मान लीजिए टीचर स्टूडेंट जब स्कूल में पढ़ा या स्कूल हो कॉलेज हो जहाँ पढ़ा रहे होते हैं, अगर बच्चे उनसे क्वेश्चन करते हैं और टीचर उसका जवाब देते हैं प्रॉपर वे में, आंसर क्वेश्चन सेशन चलता है पढ़ाने के दौरान ही, तो क्या होगा, ये टू वे कम्युनिकेशन होगा। दो व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में स्टूडेंट टीचर, तो वहाँ पर पढ़ाई बहुत ज्यादा ही इंटरेक्टिव हो जाएगा और फीडबैक तुरंत मिलेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बनेगा ना, एंड बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट के बीच जो होता है यहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगा, तो इससे ज्यादा कंसेप्ट क्लियरफाई होगा और स्टूडेंट को बहुत ज्यादा समझ में भी आएगा, इसलिए समझ में आएगा क्योंकि टीचर ऑलरेडी मतलब कि कम्युनिकेशन बातचीत हो रही है पढ़ाने के साथ साथ। ठीक है। तो इसका मतलब होता है इट इंश्योर दैट द लर्नर इज नॉट पैसिव, यहाँ लर्नर पैसिव नहीं है, ये लेक्चर मेथड से अलग है, बट डायलॉजिक एंड पार्टिसिपेटरी, यानी कि पार्टिसिपेट उसमें हो रहा है, यानी कि द्विमार्गी संप्रेषण में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय होते हैं, दोनों एक्टिव मूड में होते हैं, प्रश्न उत्तर करना,
चर्चा करना, स्पष्टीकरण और प्रतिपुष्टि के माध्यम से अधिगम सार्थक एवं अस्थायी बनता है। ये तो समझ में आ ही गया होगा क्यों अस्थायी बनता। अगर दो तरफा बातचीत हो स्टूडेंट टीचर में क्वेश्चंस के रिगार्डिंग तो हो जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, कुछ थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू द कम्युनिकेशन थ्योरी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर, मतलब कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या रिक्वायर होता है। तो सबसे पहले सेंडर होता है। जब आप मैसेज सेंड करते हैं, ठीक है, मान लीजिए मैसेज जब सेंड करते हैं तो क्या होगा, आप सेंडर हो गए। फिर मैसेज होगा, फिर मैसेज किसके माध्यम से जाएगा, चैनल के माध्यम से जाएगा, फिर अगला रिसीव करेगा, रिसीव के बाद फीडबैक मिलेगा। यही जो होता है आपका कम्युनिकेशन थ्योरी होता है। ठीक, फीडबैक फीडबैक क्या होता है, फीडबैक के बिना संप्रेषण अधूरा माना जाता है। यदि फीडबैक नहीं आता है मान लीजिए, तो आप उससे सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, इसलिए फीडबैक मैटर करता है। टीचर एक्सप्लेन ए कॉन्सेप्ट, जब टीचर कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट आस्क डाउट, जब स्टूडेंट को डाउट्स होता है, टीचर उसको क्लियरफाई करते हैं, बच्चे को समझाते हैं, दोबारा समझाते हैं, तिबारा समझाते हैं। स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड अगेन, जब स्टूडेंट उसको रेस्पॉन्ड करते हैं, तो यही जो होता है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन टीचिंग होता है। ठीक, शिक्षक पढ़ाता है, विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक स्पष्ट करता है, यही आपका द्विमार्गी संप्रेषण होता है। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल। मैक्रो टीचिंग इज प्राइमरी एम एट, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण मैक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए ये क्या होता है, चलिए टीचिंग और फुल क्लास लॉन्ग टाइम, लंबा क्लास थोड़ी होता है मैक्रो टीचिंग में, ऐसे ही ऑप्शन कट जाएगा। प्रैक्टिसिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स इन कंट्रोल्ड सिचुएशन, जी हाँ बिल्कुल सही है कि नियंत्रित परिस्थिति में विशिष्ट शिक्षण कौशलों का अभ्यास करना, कम बच्चे में विशिष्ट शिक्षण का अभ्यास करना क्या होता है आपका मैक्रो टीचिंग होता है। यानी कि मैक्रो टीचिंग का होता है टीचर का ट्रेनिंग होता है। ठीक है, इसे जानेंगे आप कि टीचर ट्रेनिंग होता है जो कि मैक्रो टीचिंग होता है। मैक्रो टीचिंग इज ए टीचर ट्रेनिंग टेक्निक, क्या है, टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है, डेवलप बाय द एलन और यान ने इसको डेवलप करा, विच फोकस ऑन द प्रैक्टिस, एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। अब बच्चे को किस तरह से पढ़ाएंगे ये डेवलप करने के लिए ही मैक्रो टीचिंग बनाया गया। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चनाइजिंग के माध्यम से, रेनफोर्समेंट, एक्सप्लेनेशन, स्टिमुलस वेरिएशंस इन स्केल डाउन क्लासरूम सिचुएशन। अब क्लासरूम सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेंगे, बच्चे को कैसे पढ़ा पाते हैं कि वो बात समझ में आ जाएगी, उसके लिए यहाँ पर मैक्रो टीचिंग टेक्निक को लाया जाता है। ठीक है, यानी कि ये टीचर के लिए होता है। ठीक, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक क्या होता है, शिक्षक को कम समय में कम छात्रों एक विशिष्ट कौशल एक ध्यान केंद्रित करके अभ्यास करता है। ठीक, यानी कि स्टेप ऑफ मैक्रो टीचिंग क्या होता है, इसका प्लान, वैसा सबसे प्लान किया जाता है, फिर टीच, फिर फीडबैक। ठीक है, फिर अगर नहीं हो रहा दिक्कत है तो रीप्लान, री टीच और री फीडबैक, ये जो होता है आपका मैक्रो टीचिंग का ये साइकिल रहा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, इन ए कंट्रोविस्ट क्लासरूम द प्राइमरी रोल ऑफ टीचर इज टू, यानी कि रचनावादी कक्षा में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है। यानी कि शिक्षक की यहाँ पे आपको मुख्य भूमिका पूछा जा रहा है कि क्या होती है। भाई जब ये हो फैसिलिटेटिंग द, टीचर से फैसिलिटेट करते हैं, गाइड करते हैं, फैसिलिटेटिंग लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग, यानी कि सहारा, इसका मतलब क्या होता है, स्कैफोल्डिंग मतलब सहारा होता है कि सहारा देकर अधिगम को सुगम बनाना, यही आपका कंट्रीविस्ट होता है। ठीक है, कंट्रीविस्ट विजन जो होता है पिगेट, विगस्की और वर्णन का मानना है कि ज्ञान बाहर से नहीं डाला जाता, कोई ज्ञान बाहर से नहीं आता, बल्कि विद्यार्थी अपने अनुभव, सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है, और चिंतन के माध्यम से स्वयं उसका निर्माण करता है। इसलिए शिक्षक कार्य सूचना देने वाला नहीं बल्कि फैसिलिटेटर, गाइड और स्कैफोल्डर का होता है। ठीक है, अब सिर्फ गाइड करता है टीचर। यानी कि वैगोत्स्की क्या बोला कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी के अनुसार शिक्षक वह सहारा देता है जिसमें विद्यार्थी अपने वर्तमान क्षमता से उच्च स्तर तक पहुंच सके, यानी कि धीरे धीरे आगे बढ़ सके। इस सहारे को ही स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं,
क्या है? टीचर एज फैसिलिटेटर मीन्स लर्निंग सिचुएशन डिजाइन करना, प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट करना, समस्या क्रिएट करना, गाइडिंग क्वेश्चन पूछना, पीर इंटरेक्शन को बढ़ाना, धीरे धीरे सपोर्ट हटाना, यानी कि फेडिंग ऑफ स्कैफोल्डिंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन, विच सिचुएशन बेस्ट रिप्रेजेंट्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन लर्निंग, यानी कि कौन सी स्थिति आंतरिक प्रेरणा को शाब्दिक रूप से दर्शाती है, वो बताना है आपको। तो आंतरिक प्रेरणा है ना, इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में पूछ रहा है। तो स्टडीइंग बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी एंड एंजॉयमेंट, यानी कि जिज्ञासा और आनंद के कारण पढ़ना ही क्या होता है? आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। बच्चे को जब पढ़ा रहे होते हैं तो मोटिवेशन के साथ पढ़ाया जाता है, तो उस चीज को ज्यादा ग्रेस्प किया जाता है, नॉलेज आता है, गेन किया जाता है। ठीक है, वही होता है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। यानी कि क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है वो प्रेरणा है जो व्यक्ति के अंदर से उत्पन्न होती है, न कि पुरस्कार, अंक या दंड से बाहरी कारणों से। उसके अंदर ही जो मोटिवेशन उत्पन्न होती है वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। ठीक है, यानी कि सेल्फ डिटर्मिनेशन जो थ्योरी है रिहान के अनुसार, ऑटोनोमी खुद महसूस करता है, कॉम्पिटिशंस अनुभव करता है, लर्निंग में आनंद लेता है, यानी कि तब उसकी प्रेरणा आंतरिक होती है। जो आपके अंदर जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो क्या होता है? प्रेरणा आता है। यानी कि मैस्लो के अनुसार भी क्या है कि अनुसार भी उच्च स्तर की आवश्यकताओं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर व्यक्ति रुचि और जिज्ञासा से सीखता है, न कि केवल पुरस्कार से। सिर्फ पुरस्कार देते जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि बच्चा बहुत ही अच्छे ढंग से सीख जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, which teaching style is most conducive to the development of critical thinking and reflective learning, यानी कि कौन सी शिक्षण शैली आलोचनात्मक चिंतन और प्रावर्तक अधिगम के विकास के लिए शाब्दिक अनुकूल है, वो बताना है आपको। तो डेमोक्रेटिक क्या होता है? डेमोक्रेटिक स्टाइल जो होता है, लोकतांत्रिक शैली, ये यहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक, क्यों एप्लीकेबल है? डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल में जो होता है टीचर और खुला संवाद होता है, मतलब लोकतांत्रिक इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक को। ठीक ना, यानी कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच खुला संवाद होता है, खुल के बात होता है, डिस्कशन, क्वेश्चनाइजिंग और डिस्कशन भी होता है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और डिबेट को प्रोत्साहन भी मिलता है। ठीक है, यही होता है डेमोक्रेटिक लेवल टीचिंग। लर्नर डिसीजन मेकिंग, यानी कि लर्नर को डिसीजन भी लेना होता है, उसमें भाग लेते हैं, साइकोलॉजिकल सेफ्टी भी रहती है। यही जो होता है आपका डेमोक्रेटिक लेवल टीचिंग होता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्या है? हाउ डज आईसीटी इनहांस टीचिंग लर्निंग इफेक्टिवनेस इन मॉडर्न क्लासरूम, यानी कि आधुनिक कक्षाओं में आईसीटी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता को कैसे बढ़ाता है, यानी कि जो आईसीटी क्या हेल्प कर रहा है, शिक्षण को ज्यादा बढ़ा रहा है, तो कैसे बढ़ाता है शिक्षण को, यहाँ ये पूछ रहा है। तो बाय रिप्लेसिंग द टीचर को हटा करके, जी नहीं, बाय प्रोवाइडिंग इंटरेक्टिव एंड मल्टीमीडिया रिसोर्स। आईसीटी जब मल्टीमीडिया रिसोर्स आया तभी तो टीचिंग को इन्हांसमेंट करा, यानी कि इंटरेक्टिव और मल्टीमीडिया के संसाधन उपलब्ध कराकर आईसीटी ने इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया। ठीक ना, आईसीटी प्रोवाइड द इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया कंटेंट आईसीटी की हेल्प से आया। वर्चुअल लैब्स, simultaneous क्या है? हाँ, simultaneous डेट इम्प्रूव कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना, इंगेजमेंट देना, इंगेजमेंट को बढ़ाना, एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को इन्हांस करना। ये किसका हेल्प है? आईसीटी के कारण हो सका है। नहीं तो पहले क्या था, ब्लैक बोर्ड को जमाना था, फिर वही चालू हो जाता। लेकिन आईसीटी यानी कि मल्टीमीडिया के आने से और नेट के आने से क्या हुआ, बहुत ज्यादा इसमें सुधार हुआ कि आप आज यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं या ऐप पे क्लास कर रहे होते हैं, तो ये सब आईसीटी का ही देन है कि टीचिंग को इतना इंटरेक्टिव बनाया गया। ठीक है, इट सपोर्ट्स द टीचर्स रेदर देन रिप्लेसिंग देम एंड इनेबल्स पर्सनलाइज्ड एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी कि आईसीटी इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया सामग्री, वर्चुअल लैब, सिमुलेशंस प्रदान करता है। ठीक है, जो
जो अवधारणाओं की समझ को विकसित करता है, सहभागिता बढ़ाता है और उच्च स्तरीय सोच कौशल को भी इनक्रीज करता है। यह शिक्षक का सहयोग करता है, उनका स्थान नहीं लेता, सिर्फ सहयोग करता है कि और ज्यादा बढ़े। व्यक्तिगत और सहयोगी अधिगम को सक्षम बनाता है। यही जो आपका हो जाता है आईसीटी हेल्प करता है टीचिंग में। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन प्राइमरी एम टू, यानी कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। टीचिंग ओनली गिफ्टेड स्टूडेंट, जी नहीं। एक्सचेंज स्टूडेंट विथ डिजेबिलिटीज, सिर्फ विकलांग विद्यार्थी को अलग करना, ये इंक्लूसिव टीचिंग का नहीं होता है। प्रोवाइडिंग इक्विटेबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल लर्नर्स, जी बिल्कुल सही है। सभी विद्यार्थी को समान अधिगम अवसर प्रदान करना, यही जो होता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, कि सभी को समान ढंग से देखना और अवसर प्रदान करना इंक्लूसिव एजुकेशन है। ठीक, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन इंश्योर ऑल लर्नर्स रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी, जेंडर और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इसको भी देखा जाता है। ठीक है, सबको एक साथ एक समान लेके चलना होता है। हैव एक्सेस टू मीनिंगफुल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है, क्या एम्फेसाइज करता है, इक्विटी, एक्सेसिबिलिटी एंड सपोर्ट फॉर डाइवर्स लर्नर्स, यानी कि समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करती है कि सभी विद्यार्थियों को, जितना भी विद्यार्थी है सबको उनकी क्षमता, लिंग या सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सार्थक अधिगम अनुभव प्राप्त हो। यह समानता, पहुंच और विभिन्न आवश्यकताओं के लिए समर्थन पर जोर देती है, यानी कि यही आपका सबों को साथ लेके चलना। ठीक है, सबों को साथ लेके चलना ही क्या होता है, इंक्लूसिव टीचिंग होता है, और ये पॉइंट उसका है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम समेटिव असेसमेंट बिकॉज इट, मतलब कि फॉर्मेटिव और समेटिव में क्या डिफरेंट है। रचनात्मक मूल्यांकन और सारांश मूल्यांकन से इस कारण अलग है, किस कारण अलग है वो बताना है आपको। तो अकर्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस एंड गाइड इम्प्रूवमेंट। समेटिव में, फॉर्मेटिव में क्या होता है और समेटिव में अधिगम प्रक्रिया के दौरान सुधार हेतु किया जाता है, यानी कि फॉर्मेटिव क्या होता है आपका, अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो भी दिक्कत है उसे सुधार किया जाता है बीच बीच में, वो आपका फॉर्मेटिव हो जाता है, समेटिव से अलग कर रहा है। ठीक ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, क्या होता है ये, एक मिनट, चलिए, क्या होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है आपका एक कंटिन्यूअस है जी, डायग्नोस्टिक होता है, फीडबैक ओरिएंटेड होता है, फीडबैक भी मिलता है। आइडेंटिफाइंग द लर्निंग गैप, क्या गैप है उसको आइडेंटिफाई करना, इम्प्रूविंग टीचिंग स्ट्रेटजी को इम्प्रूवमेंट करना फॉर्मेटिव का हो जाता है। यानी रचनात्मक मूल्यांकन निरंतर डायग्नोस्टिक और प्रतिपुष्टि आधारित होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, अधिगम में अंतर पहचानना और शिक्षण रणनीतियों में सुधार करना। सारांश मूल्यांकन शिक्षण के बाद अधिगम को मापता है, यानी कि सारांश क्या होता है, जब मान लीजिए आप सपोज डेट आप एग्जाम दे रहे होते हैं और क्लास चल रहा होता है, क्लास के बीच में क्विज हो गया, टेस्ट हो गया, वो क्या होता है फॉर्मेटिव होता है, वो टीचर आपसे क्वेश्चन कर लिए, जवाब दे दिए, और जब 6 महीना में एक बार एग्जाम होता है, 1 साल में होता है, तो क्या होता है सारांश वाला हो गया, यानी कि समेटिव हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, which method encourage a student to learn actively and collaboratively, ठीक है, कौन सी विधि विद्यार्थियों को सक्रिय और सहयोगी अधिगम के लिए प्रेरित करती है। सक्रिय और सहयोगी के लिए तो ये आपका टीम ग्रुप लर्निंग मेथड होगा, टीम समूह अधिगम विधि होगा। ठीक है, टीम समूह अधिगम विधि होगा। क्यों होगा, टीम ग्रुप जो होता है लर्निंग प्रमोट करता है, कोलैबोरेशंस के, डिस्कशन एंड शेयर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि पीर टीचिंग, फॉस्टरिंग कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग को भी इनहांस करता है, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। टीम समूह जो होता है वह अधिगम, सहभागिता, चर्चा, साझा समस्या समाधान करता है, सहकर्मी शिक्षण को बढ़ावा देता है, जिससे संचार, आलोचनात्मक सोच और जिम्मेदारी विकसित होती है। यही जो होता है टीम या क्या होता है एक्टिवली कोलैबोरेटेड होता है, जो कि टीम ग्रुप लर्निंग मेथड में होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं।
क्या है रिफ्लेक्टिव, हाँ एक मिनट इसको सही कर लेते हैं, चलिए। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग मेनली हेल्प्स टीचर्स टू, यानी कि प्रावर्तक शिक्षण जो होता है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग मुख्यतः शिक्षकों को किस प्रकार मदद करता है, ठीक है। तो कवर सिलेबस क्विकली, जी नहीं, सिलेबस जल्दी कवर कर लेंगे थोड़ी हो जाएगा। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इम्प्रूव देयर टीचिंग बाय सेल्फ एनालिसिस एंड फीडबैक, यानी कि आत्म विश्लेषण और प्रतिपुष्टि द्वारा शिक्षण में सुधार करना ही क्या होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग को हेल्प करता है, ठीक ना। यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग एम्फेसाइजेस सेल्फ असेसमेंट, खुद से असेसमेंट करना, क्रिटिकल एनालिसिस एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट जो करा जाता है यहाँ पर आपका ये रिफ्लेक्टिव में होता है। टीचर्स अडॉप्ट मेथड्स बेस्ड ऑन द फीडबैक एंड स्टूडेंट रेस्पॉन्सेस, यानी कि प्रावर्तक शिक्षण आत्म मूल्यांकन, आलोचनात्मक विश्लेषण और निरंतर सुधार पर जोर देता है। शिक्षक प्रतिपुष्टि और छात्रों के प्रतिक्रियाओं के आधार पर शिक्षण जो होता है विद्यार्थी विधियों को अनुकूलित करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिफाइंड एक्टिव लर्निंग, यानी कि निम्न में से कौन सी सक्रिय अधिगम एक्टिव लर्निंग का सर्वोत्तम परिभाषा है वो बताना है आपको। तो देखिए एक्टिव लर्निंग का परिभाषा क्या हो सकता है, खुद सोचिए आप। जब स्टूडेंट इंगेज रहेंगे, उनको इंगेज करके पढ़ाएंगे, ठीक है, एक्टिविटीज करके पढ़ाएंगे, तो वही क्या होता है एक्टिव लर्निंग होता है। तो डायरेक्ट ऑप्शन पर हिट करें, इंगेज टास्क डिस्कशन, ये क्या होता है आपका एक्टिव लर्निंग होता है, ठीक ना। यानी कि एक्टिव लर्निंग एम्फसाइजेज स्टूडेंट एंगेजमेंट, कोलैबोरेशंस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन, ये जो पार्ट होता है आपका सारा एक्टिव लर्निंग का है। लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज एक्टिवली थ्रू द डिस्कशन के माध्यम से नॉलेज ग्रैस्प किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोजेक्ट मेथड्स को बताया जाता है, वही क्या आपका हो गया एक्टिव लर्निंग होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि सक्रिय अधिगम में छात्र की सहभागिता, सहयोग और आलोचनात्मक सोच और चिंतन शामिल है, ठीक है। विद्यार्थी चर्चा, समस्या समाधान, परियोजना के माध्यम से सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, वही एक्टिव लर्निंग होता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 20 को आए, इफेक्टिव फीडबैक इन टीचिंग लर्निंग इज एम एट, यानी कि शिक्षण अधिगम में प्रभावी प्रतिपुष्टि का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताना है कि आपको प्रभावी प्रतिपुष्टि का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसका जो होगा हेल्पिंग लर्नर आइडेंटिफाई मिस्टेक्स एंड इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस, यानी कि विद्यार्थियों को गलतियां पहचानने और सुधार में मदद करना जो होता है वही आपका इफेक्टिव फीडबैक होता है, ठीक है। यानी कि इफेक्टिव फीडबैक इज कंस्ट्रक्टिव, स्पेसिफिक एंड टाइमली, ठीक है, हेल्पिंग लर्नर्स अंडरस्टैंड एरर, रिफ्लेक्ट एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट करना, ठीक ना। एंड इट आल्सो स्ट्रेंथ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन एंड मेटा कॉग्निशन जो होता है ये किसमें होता है इफेक्टिव फीडबैक में होता है, ठीक है। मतलब कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, यानी कि प्रभावी प्रतिपुष्टि रचनात्मक, स्पष्ट और समय पर होती है, जिससे विद्यार्थी जो होता है अपनी गलतियां पहचानने, चिंतन करें और प्रदर्शन में सुधार करें। यह प्रेरणा, आत्म नियंत्रण और प्रावर्तक कौशल को भी मजबूत करती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ जोन ऑफ लेयर डिप्लेशन, यानी कि ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है, ओजोन परत का क्षरण क्यों हो रहा है। तो यहाँ जो होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोज के कारण जो होता है हमारा ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, ठीक है। यानी कि ओजोन डिप्लेशन इज मेनली कॉज्ड बाय मैन मेड केमिकल से होता है, जैसे फोम इंडस्ट्री से भी निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ, हेलांस हुआ, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, दिस केमिकल्स रिलीज द क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स जो होता है स्ट्रेटोस्फेयर लेयर क्या होता है इसको भी डैमेज कर रहा है, डिस्ट्रॉय द ओजोन मॉलिक्यूल्स इंक्रीजिंग द यूवी रेडिएशन एक्सपोजर ऑफ द ऑन द अर्थ, यानी कि ये क्या होता है आपका गुड ओजोन होता है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है गुड ओजोन होता है
और ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर जो होता है आपका ये बेड ओजोन होता है, ठीक है, बेड ओजोन होता है। नेक्स्ट आते हैं, हिंदी इसका है कि ओजोन परत का मुख्य रूप से मानव निर्मित रसायनों जैसे सीएफसी हुआ, हेलेंस और अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के कारण होता है। ये पदार्थ स्ट्रेटोस्फेयर में क्लोरीन और ब्रोमीन अणु छोड़ते हैं जो ओजोन अणुओं को नष्ट करते हैं और पृथ्वी और अल्ट्रावायलेट के विकिरण को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 इज बेस्ट नोन फॉर, क्या जाना जाता है बेस्ट नोन फॉर, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो जटोपुट देता है तो 1987 में आया था, ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा आपका फेजिंग आउट जोन, फेजिंग आउट ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, यानी कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले वाले पदार्थों का चरणबद्ध समाप्त करना, यही जो होता है मोटर प्रोटोकॉल का मेन उद्देश्य था, ठीक है। यानी कि द मोटर प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी है एक, ठीक है, ये डिजाइन टू फेज एंड आउट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हेलेंस, प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर को बचाना, यूनिवर्सली रेटिफाइड एंड कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वायरमेंटल ट्रीटीज है, ठीक है। यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोंस को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए बनाई गई थी ताकि ओजोन परत को सुरक्षा हो सके। इससे विश्व स्तर पर अनुमोदित किया गया और यह सबसे सफल पर्यावरणीय संधियों में से एक माना जाता है, जो कि क्या होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लाया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्या है कि चलिए अनट्रीटेड सीवेज क्या है, untreated sewage discharge into rivers primarily leads to, यानी कि नदी में बिना उपचारित गंदा पानी सीवेज को छोड़े जाने से मुख्यतः क्या होता है, क्या दिक्कत हो रहा है, तो वाटर बॉर्न डिजीज एंड यूट्रोफिकेशन होता है, जल जनित रोग, और यूरोफिकेशन जो होता है किसमें होता है, यूट्रोफिकेशन आपका जो अनट्रीटेड सीवेज होता है, जो नाला का पानी सब बहा जाता है इसमें नदी में, तो इससे समस्याएं क्रिएट होती है, ठीक है। यानी कि डिस्चार्जिंग अनट्रीटेड सीवेज इनटू वाटर बॉडीज इंक्रीजेस पैथोजेंस एंड न्यूट्रिएंट्स कॉजिंग द वाटरबॉर्न डिजीज, कोलेरा, टाइफाइड क्रिएट होता है। एंड यूट्रोफिकेशन क्या होता है इससे, व्हिच लीड्स टू द एल्गल ब्लूम्स एंड ऑक्सीजन की भी कमी हो जाता है, अटैचिंग द एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। उसके बाद बिना बिना उपचारित गंदा पानी में नदी में छोड़ने से रोगजनक जो होता है पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है, जिससे जल जनित रोग, कोलेरा, टाइफाइड और यूरोफिकेशन होता है। इसका परिणाम होता है कि शैवाल वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी जो जलीय जीवन को प्रभावित करती है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या है द अर्थ समिट 1992 इन रायो डी जेनेरियो फोकस ऑन, यानी कि रायो डी जेनेरियो जो है कब आया, 1992 में आया, का अर्थ समिट किस पर केंद्रित था ये बताना है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर आधारित था, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण जो होता है, ये अर्थ समिट 1992 पर विस्तारित है, ठीक। यानी कि अर्थ समिट also called the United Nations Conference on Environment and Development UNCED emphasize sustainable development, ठीक है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज को देखना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, यही जो रहा आपका क्या रहा 1992 में जो अर्थ समिट हुआ, यही सब इसका पॉइंट है, ठीक है। यानी कि अर्थ समिट जिससे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूएनसीडी भी कहा जाता है, ने सतत विकास, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया ताकि पर्यावरण की सुरक्षा हो सके, ठीक है। अब आते हैं 25 में क्या है द बेसल कन्वेंशन, 1989 में आया बेसल कन्वेंशन, और वियना कब आया 1985 में, डेट आप याद रखेंगे कि बेसल 89 में आया, वियना कन्वेंशन 85 में आया। प्राइमरी आइडियल विथ, यानी कि बेसल कन्वेंशन और वियना कन्वेंशन मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो ये जो होता है ओजोन लेयर प्रोटेक्शन एंड हजार्ड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित है, ठीक ना। यानी कि द वियना कन्वेंशन प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर ओजोन लेयर प्रोटेक्शंस, जबकि
बेसल जो होता है रेगुलेट्स द ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट। बेसल को क्या कहा जाता है? ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट को रेगुलेट करता है। ध्यान देंगे। डिस्पोजल ऑफ हजार्ड वेस्ट बोथ आर की इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल्स इंश्योरिंग द ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि वियना कन्वेंशन ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ढांचा प्रदान करता है, जबकि बेसल कन्वेंशन जो होता है खतरनाक अवशिष्टों की सीमा पार लेन देन और निपटान को नियंत्रित करता है। दोनों अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रोटोकॉल सतत विकास के लिए वैश्विक सहयोग सुनिश्चित करते हैं। ठीक ना। अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस? निम्न में से कौन इनपुट आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस कौन है आपका? कीबोर्ड क्या होता है? इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? इनपुट डिवाइस है। यहाँ जो आपका हो जाएगा स्पीकर क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस का रहा तो आपका कीबोर्ड हो जाएगा इनपुट डिवाइस। ठीक है। कीबोर्ड क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस क्या होता है? जिसमें डाटा पुट करते हैं। ठीक है। कीबोर्ड के द्वारा कीबोर्ड हो गया इनपुट डिवाइस आपका। माउस हो गया इनपुट डिवाइस। ठीक है। माउस हो गया इनपुट डिवाइस, ये सब इनपुट डिवाइस होता है। ये आपका मॉनिटर जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है और स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस होता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि इज नॉट इनपुट डिवाइस इज नॉट आउटपुट डिवाइस, ये भी क्वेश्चन जनरेट होता है। ठीक है। तो इनपुट डिवाइस जो होता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स है यूज टू सेंड डाटा टू ए कंप्यूटर। डाटा जो है यहाँ पर सेंड किया जाता है कंप्यूटर में। एग्जांपल्स इंक्लूड कीबोर्ड हो गया आपका, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये सब का सब क्या इनपुट डिवाइस हो गया। विच अलाउ यूजर्स टू इंटर द कमांड्स इन डाटा, इसको अलाउड करते हैं। यानी कि इनपुट डिवाइस वो हार्डवेयर घटक हैं जो कंप्यूटर को डेटा भेजने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन जो कि इनपुट डिवाइस हैं जो कमांड और डेटा दर्ज करने की सुविधा देते हैं। ठीक। नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस? यानी कि निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? यहाँ आउटपुट पूछ रहा है तो माउस क्या है आपका? इनपुट जस्ट किए हैं। स्कैनर क्या है? इनपुट है, जस्ट किए हैं। कीबोर्ड क्या है? इनपुट है। यानी कि आपका प्रिंटर जो होता है आउटपुट डिवाइस है। इस तरह आपका आंसर प्रिंटर सही होगा। ठीक है। यानी कि आउटपुट डिवाइस आर यूज टू डिस्प्ले और प्रोड्यूस रिजल्ट्स फ्रॉम कंप्यूटर्स, जो आउट बाहर दिखता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड द मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, स्पीकर्स विच कम्युनिकेट प्रोसीड डाटा टू द यूजर्स। यानी कि आउटपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर से परिणाम प्रदर्शित या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। उदाहरण है कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर जो प्रोसेस के लिए डेटा को उपयोगकर्ता तक पहुंचाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? का रैम का फुल फॉर्म पूछ रहा है क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। यानी कि रैम इज वोलेटाइल मेमोरी यूज्ड फॉर टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शंस दैट सीपीयू जो होता है नीड्स while the performing tasks it contain the lost when power is टर्न ऑफ। यानी कि सिस्टम बंद, डाटा खत्म, ये किसमें होता है? ये रैम में होता है। यहाँ ये टेम्पोररी मेमोरी है, परमानेंट नहीं होता है। रैम एक अस्थायी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है जो सीपीयू का द्वारा कार्य करते समय डेटा और इंस्ट्रक्शन के अस्थायी भंडारण के लिए उपयोग की होती है। इसमें रखा डेटा पावर बंद होने पर खो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है। रोम क्या है? ये परमानेंट होता है। रोम इन कंप्यूटर स्टैंड फॉर, रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है आपका रोम का? रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है और ये परमानेंट होता है। सिस्टम बंद होने के बाद भी डाटा बचा रहता है। ठीक ना। यानी कि रोम जो होता है रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है डेट स्टोरेज परमानेंट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर बूटिंग एंड बेसिक ऑपरेशन के लिए इसका यूज होता है। डाटा इन रोम कैन नॉट बी मॉडिफाइड इजिली बाय द यूजर्स। यानी कि रोम एक अविनाशी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो बूटिंग और
बुनियादी संचालन के लिए आवश्यक अस्थायी डेटा और निर्देश संग्रहित करती है। रोम में डेटा आसानी तरीका से बदला नहीं जा सकता। ठीक, अब सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लिया जाए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई? इन डिजिटल बैंकिंग में यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट सर्विस इंटरफेस जो होता है यूपीआई का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यानी कि यूपीआई जो होता है आपका, यूपीआई रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है दैट अलाउ यूजर्स टू लिंक मल्टीपल बैंक से लिंक होता है यूपीआई अकाउंट्स, ट्रांसफर मनी इंस्टेंटली तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं यूजिंग मोबाइल डिवाइस। इट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड डिजिटल पेमेंट इन इंडिया। यूपीआई एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो उपयोगकर्ता को कई बैंक खातों को जोड़ने और तुरंत पैसा ट्रांसफर के लिए होता है, ये यूपीआई होता है। ठीक है, चलिए आज हमने आप लोगों के बीच क्वेश्चन एक्सप्लेन करे हैं। देखिए इसमें आपका पूरा एक्सप्लेनेशन मिला है। ठीक है, तो जो एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन में मिलता है आपको, बेटर है यहाँ की क्वेश्चन के माध्यम से ही थ्योरी को टेकअप कर रहे हैं और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे ही बनाया गया है। ठीक है, जो भी एग्जाम बैठ के दे रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये मॉक टेस्ट सेशन चलेगा, एग्जाम तक चलता ही रहेगा।